द पर्पस ऑफ evaluative phase ऑफ टीचिंग इज, यानी जो evaluative phase ऑफ टीचिंग है उसका मकसद क्या है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है टू नो व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव आर रियलाइज्ड, यानी कितने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो तकरीबन पूरे हो गए हैं या अचीव हो गए हैं। नंबर सेकंड टू नो द शॉर्टकमिंग ऑफ द टीचर। नंबर थर्ड टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी ये जो तीनों हमारे पास हैं ये पर्पस है evaluative phase ऑफ टीचिंग के। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Which of the following is not part of educational technology, यानी इनमें से कौन सा जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो गिवन आंसर में जो करेक्ट आंसर है वो है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस और स्कूल्स, यानी 2 मुख्तलिफ क्लासेस या स्कूल का कंपैरिजन जो करना है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में शामिल नहीं है। What should teacher do before teaching the lesson, यानी लेसन को स्टार्ट करने से पहले टीचर जो है वो क्या करता है। ऑब्वियसली जो टीचर होता है वो पहले ये बताता है कि इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो करेक्ट गिवन आंसर इज ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। Which one of following strategies is most suitable for introducing a lesson, यानी लेसन को इंट्रोड्यूस करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सुटेबल कैटेगरी है वो कौन सी है, तो वो आती है क्वेश्चनिंग। सो करेक्ट गिवन आंसर इज क्वेश्चनिंग। Which one of following purposes is served by the lesson plan, यानी जो लेसन प्लान टीचर बनाता है वो उसका पर्पस क्या होता है। तो हमारे पास जो गिवन आंसर है वो 3 हैं, यानी साइकोलॉजिकल टीचिंग इज पॉसिबल। नंबर सेकंड इज suitable learning environment can be created in the class। नंबर थर्ड वन इज अ टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट। तो जो तीनों आंसर हैं वो करेक्ट हैं, तो हम लोग लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Developing new rules and principle on the basis of given facts and information memory level is called, correct answer is journalization। What type of class climate would you prefer, यानी किस तरह का जो क्लाइमेट है क्लास में वो प्रीफर किया जाता है। वैसे देखा जाए तो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो डिसिप्लिन की होती है। सो गिवन आंसर में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन्ड क्लास। चाइल्ड डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय इंटर रिलेटेड प्रोसेस, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। Which one is not one of them, यानी जो गिवन आंसर है उनमें से कौन सा नहीं है इसका पार्ट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन ये हैं, डिफरेंशिएशन, मोटिवेशन, इंटीग्रेशन और लर्निंग। जो पार्ट नहीं है वो आता है मोटिवेशन। सो करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग। द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज, यानी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की कंक्लूजन क्या होती है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम लोग देखते हैं कि जर्नल तो स्पेसिफिक की तरफ होती है। सो करेक्ट आंसर इज सर्टेन। According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. So correct answer is a social institution and social process. Dash is an approach whereby a teacher or a counselor poses question to the student to allow them to explore ideas and that may be complex or emotionally difficult. तो ये जो सारी definition है ये facilitative questioning की आती है। तो correct answer is facilitative questioning. A dash is any activity that occur outside the classroom for the purpose of providing hands-on experience with object or people that only occur in certain places. Correct answer is field trips. Free writing is used as a time activity to stimulate the flow of. Correct answer is ideas and words. यानी जो free writing है वो इस्तेमाल होती है किसी idea या जो words होते हैं उनके flow को stimulate करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए। When educators travel to the student location to provide instruction on the topic of professional or personal interest, the mode of teaching becomes, यानी जब जो एजुकेटर है वो ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट की तरफ और इंस्ट्रक्शन या डिफरेंट टॉपिक जो है वो प्रोफेशनली या पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, तो इस मोड ऑफ टीचिंग को क्या कहते हैं। इस मोड ऑफ टीचिंग को हम लोग एक्सटेंशन टीचिंग कहते हैं। जैसा कि जो टेलीफोन कॉल्स की जाती हैं वो या होम विजिट्स जो हैं वो एक्सटेंशन टीचिंग में आ जाते हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एकेडमी वाज फाउंडेड बाय, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पहला इंस्टीट्यूशन हायर था एकेडमी, वो किसने बनाया था। करेक्ट आंसर इज प्लेटो। The 3 domains of Bloom taxonomy are, यानी ब्लॉम की जो टैक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। The most complex skill of Bloom taxonomy is, correct answer is originating. To compile the information into pattern and propose a plan is called, correct answer is synthesizing. An assessment used to identify the difficulties in the learning process is called, यानी ऐसी assessment जो learning process में difficulties को identified करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं diagnostic assessment. So correct answer is diagnostic assessment.
फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह की असेसमेंट होती है? असल में फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है वो लर्निंग की जाती है। करेक्ट गिवन आंसर इज फॉर लर्निंग। A process of looking at what is being assessed is called, correct answer is evaluation, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें असिस्ट किया जाता है चीज़ों को, उसको evaluation कहते हैं। डैश कैन बी यूजफुल इन मोटिवेटिंग सम स्टूडेंट टू लर्न, यानी जो डिफरेंट स्टूडेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ की जाती है? वो ज़्यादातर तो जो कंपटीशन है या फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। सो करेक्ट गिवन आंसर इज कंपटीशंस। सर्कल्स ऑफ लर्निंग वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी सर्कल ऑफ लर्निंग किसने फॉर्मुलेटेड किए थे? करेक्ट आंसर इज रॉगर एंड डेविड। When a notebook is maintained by the group in which each member of the group is expected to add an idea, the notebook is known as collective notebook। यानी कि ऐसी नोटबुक जिसमें ईच जो मेंबर है वो अपना आइडिया लिखता है तो उसको कलेक्टिव नोटबुक कहते हैं। The theory explaining the different type of learning and proposing that they required the different type of teaching is remembered as condition of learning। यानी ऐसी theory जो explain करती है different type of learning को और propose करती है different teaching method को, यानी इन लर्निंग के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज होते हैं तो हम इसको कंडीशंस ऑफ लर्निंग बोलते हैं। चंकिंग इज अ डैश टेक्निक, करेक्ट आंसर इज मेमोराइजेशन, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज होती है, उनमें जो एक टेक्निक है वो चंकिंग भी है। चंकिंग में ये होता है कि इंफॉर्मेशन को डिफरेंट छोटे छोटे फॉर्म्स में याद किया जाता है और मेमोराइज उसको किया जाता है। फिर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन जो है उसके छोटे छोटे चंक हैं और इनको कंबाइन करके एक जो है वो मेमोरी बनाई गई है। तो इस तरह की ये एक टेक्निक होती है जिसमें मेमोराइजेशन की जाती है। There are three main duties of the teacher which are, यानी टीचर की मेन जो 3 ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं? करेक्ट आंसर इज टीचिंग, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन। स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, करेक्ट आंसर इज थिंक रैशनली, यानी जो स्टूडेंट होता है जो साइंटिफिक एटीट्यूड रखता है वो थिंक करता है रेशनली। रेशनली का मतलब होता है कि एक लॉजिक के जरिए वो सोचता है, वो रीजन बनाता है फिर उस चीज़ को सॉल्व करता है। सो करेक्ट आंसर इज थिंक रेशनली। Projective techniques of measuring personality is superior to other techniques because, यानी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमारे पास हैं वो क्यों सुपीरियर हैं दूसरी टेक्निक से जब एक पर्सनैलिटी की मेजरमेंट करते हैं? असल में रीज़न ये होता है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें एक शख्स को जो है वो पिक्चर, इमेज या वर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप जो हो वो खुद एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करो कि आप क्या सोच रहे हो। और इस टेक्निक में जो एग्जामिनर है उसको कुछ पता नहीं होता है कि जो रिस्पोंडेंट पर्सन है वो क्या रिवेल करेगा, क्या आइडिया लगाएगा। So correct given answer is the examiner does not know that he is revealing his own self। The apology, the Plato recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with, correct answer is not believing in gods। Which from the following is not an informal assessment? दो तरह की असेसमेंट होती है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सी इनफॉर्मल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास फॉर्मल होती है, जो इनफॉर्मल है वो ऑब्जर्वेशन, रूब्रिक्स और पार्टिसिपेशन में आ जाती है। सो करेक्ट गिवन आंसर इज प्रोजेक्ट। थ्रू विच एक्शन चाइल्ड लर्न फास्ट, ऐसा कौन सा एक्शन है जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनसे बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं। सो करेक्ट गिवन आंसर इज फेशियल एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, यानी कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो प्रॉब्लम सेंटर्ड हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम सेंटर्ड जो स्ट्रेटजीज है ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास गिवन आंसर 3 हैं, एक है डिस्कवरी, दूसरा है हेरिस्टिक, तीसरा है प्रोजेक्ट। तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट आंसर हैं, तो हम लोग चौथे पे लगाएंगे कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Teachers should read other books also except courses book. What will be the benefit of it? यानी जो टीचर है वो अपने कोर्स के अलावा भी दूसरी किताबों को रीड करते हैं तो इनका बेनिफिट क्या उन्हें होता है? यहाँ पर तो एक कॉमन सी बात है कि उसके नॉलेज जो है वो ज़्यादा बिल्ड होता होगा और वो जो जब वो अपना लेक्चर दे रहा होगा या फिर टीचिंग कर रहा होगा तो वो बेटर तरीके से कर पाएगा। सो करेक्ट गिवन आंसर इज
नॉलेज विल बी ओवरऑल डिवेल्प्ड एंड दे टीच वेल, यानी जो नॉलेज है वो ओवरऑल उसका डिवेल्प हो होगा और वो अच्छे तरीके से टीच कर सकेगा। द फिलोसफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म इज कॉल्ड प्लेटो, यानी जो फिलोसफर जो कि फादर ऑफ आइडियलिज्म का कहलाता है, आइडियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसको हम लोग बोलते हैं कि जो फादर ऑफ आइडियलिज्म है वो प्लेटो है। Who is called the father of both realism and the scientific method? पिछले वाला आइडियलिज्म था, इधर है रियलिज्म और साइंटिफिक मेथड। तो इन चीज़ों के फादर को जो है वो अरिस्टोटल कहा जाता है। सो करेक्ट गिवन आंसर इज अरिस्टोटल। True or false atoms cannot provide accurate criterion of evaluation because, क्योंकि evaluation करने में जब टेस्ट हेल्ड होते हैं तो उनमें ट्रू और फॉल्स एटम भी होते हैं, तो किस वजह से उनको ये नहीं एक्यूरेट नहीं समझा जाता। तो हमारे पास जो गिवन आंसर है वो 3 है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज The chance of guessing on the part of examinee is at highest probability, यानी जो गेस करने का चांस होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। नंबर सेकंड इज द generally inflate actual scores due to guessing और cheating, यानी जो एक्चुअल स्कोर होते हैं उन पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है, किस वजह से, वही गेसिंग और चीटिंग की वजह से। एंड थर्ड वन ऑप्शन इज दे डू नॉट रिक्वायर्ड थॉगली स्टडी टू अटेम्प्ट, यानी पूरी स्टडी की ज़रूरत नहीं होती ट्रू और फॉल्स को अटेम्प्ट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। The students of class 5 make too much of the noise in math class. The probable reason of this could be that the teacher, यानी जो क्लास 5 के स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हैं मैथ की क्लास में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये आती है कि जो टीचर का मेथड है या फिर जो उनको ट्रीट करने का वो ठीक नहीं होगा। तो सो करेक्ट गिवन आंसर इज नॉट वेल वर्स इन टीचिंग मैथडोलॉजी, यानी जो टीचर है उसको टीचिंग मैथडोलॉजी सही नहीं आती, क्लास को हैंडल करना नहीं आता। Realism is the philosophical approach that argues that the ultimate reality is the word of, यानी जो realism concept of thought है उसमें क्या कहा जाता है कि जो ultimate reality of the word है वो क्या चीज़ है, ये पूछा गया है। So correct answer is a physical object, यानी जो physical object है वो realism में जो है वो ultimate reality of the word समझी जाती है। Which of the following factors the classroom management, यानी कौन से हमारे पास पॉइंट हैं जो कि classroom management के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सो गिवन आंसर आर हियर 3। नंबर फर्स्ट है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर इन द क्लास, यानी क्लास का जो डिसिप्लिन और कंट्रोल बिहेवियर होता है वो क्लासरूम मैनेजमेंट पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड इज बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट, यानी जो टीचर का बिहेवियर होता है स्टूडेंट के साथ वो इफेक्ट कर रहा होता है। थर्ड वन इज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यानी जो स्कूल की जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो इफेक्ट कर रही होती है। सो तीनों आंसर जो है वो करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Dash the stimulus response bond, the better a person has learned the lesson. Correct answer is stronger, यानी जितना strong stimulus response bond होगा एक person उतना जल्दी learn करेगा। असल में stimulus कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको मजबूर करती है कि आप किसी चीज़ पर react करें, और response जो है वो उसके बदले में action होता है। तो जो response और ये जो action का process है वो जितना ज़्यादा stronger होगा इतना एक person जो है वो better learn करेगा। So correct answer is stronger. The connection between stimulus and response is called, the correct answer is stimulus response bond, यानी एक stimulus और response के दरमियान जो एक connection होता है उसको हम लोग stimulus response bond कहते हैं। The philosopher who for the first time taught logic as the formal discipline was, यानी ऐसा philosopher जिसने पहली दफा logic को as a formal discipline में explain किया था वो कौन था? वो जो था अरिस्टोटल था। So correct answer is Aristotle. Idealism is a philosophical approach that argues that dash are only true reality and the only thing worth knowing. Correct given answer is ideas, यानी जो idealism की philosophical approach है उसमें जो true reality या जो main point है उसका focus क्या है वो है ideas. So correct given answer is ideas. The psychologist who for the first time proposed the concept of connectionalism in the learning was, correct answer is एडवर्ड थॉर्नडिक, यानी पहली दफ़ा जो कनेक्शनलिज्म का कंसेप्ट था लर्निंग में वो एडवर्ड थॉर्नडिक ने जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द इन्वायरमेंट,
यानी कौन सी वो प्रॉपर कंडीशन है जो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए जरूरी होती है। सो हियर गिवन आंसर आर द थ्री। नंबर फर्स्ट इज फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, यानी किसी भी चीज बंदे की अगर फिजिकल फिटनेस या हेल्थ को रिलेट कर रही होगी तो वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाएगा। नंबर सेकंड इज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन, यानी उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी। नंबर थर्ड इज फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीज, यानी उसे जो है वो साइकोलॉजिकल कोई डिजीज ना हो तो वो इन्वायरमेंट में जल्दी एडजस्ट हो सकता है। तो तीनों जो आंसर है वो तकरीबन करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव करेक्ट। एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज स्टिमुलस, यानी हर वो चीज जो कि एक रिएक्शन को जनरेट करती है उसको स्टिमुलस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स डू यू कंसीडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, यानी एक टीचर के लिए सबसे जो एसेंशियल स्किल है वो क्या होती है। तो वैसे हम लोग देखते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन ही होती है। सो करेक्ट गिवन आंसर इज टू कम्युनिकेट वेल। Which of the following techniques is used in educational surveys, यानी एजुकेशनल जब सर्वेज हो रहे होते हैं तो कौन सी जो है वो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। नंबर फर्स्ट इज टेस्ट, नंबर सेकंड इज इंटरव्यू, नंबर थर्ड इज क्वेश्चनरीज। ये तीनों जो है वो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट, यानी टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में सबसे पहले जो चीज है वो क्या की जाती है। करेक्ट आंसर इज टास्क एनालिसिस, यानी जो टास्क की एनालिसिस है वो पहले की जाती है, फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर द माइक्रो टीचिंग इज, यानी माइक्रो टीचिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। यहाँ पर आप माइक्रो टीचिंग जो टेक्निक है उसका साइकिल देख सकते हैं। यहाँ पर टीचर जो है एक प्लान बनाता है, फिर उसके बाद उसको टीच करता है लेसन को, फिर जो है वो फीडबैक लेता है, फिर री प्लान करता है और री टीच करवाता है, फिर री फीडबैक लेता है, यानी इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। तो इसको हम लोग माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। अच्छा, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इस माइक्रो टीचिंग के लिए कंडीशन जो है नेसेसरी वो कौन कौन सी है। पहली कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी माइक्रो टीचिंग के लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए। नंबर सेकंड बताया गया रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, यानी माइक्रो टीचिंग में जो एक स्किल है उसको बहुत ज्यादा रिपीटेड करवाया जाता है ताकि वो कंफर्म हो जाए। नंबर थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म, ये वाला भी करेक्ट है। तीनों आंसर करेक्ट है। सो हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि ऑल द अबव आर द करेक्ट। All round development means, correct answer is development of all aspect of. Teaching by small steps and frequent short assignment techniques are useful for. Correct answer is learning disabled. यानी जो टीचिंग में टेक्निक इस्तेमाल होती है स्मॉल स्टेप पर जो कंसिस्ट होती हैं और उसमें छोटी छोटी असाइनमेंट दी जाती हैं, ये टेक्निक किन के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये टेक्निक हेल्पफुल होती है लर्निंग डिसेबल्ड, यानी ऐसे पर्सन जिनको अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग में प्रॉब्लम होती हो। सो करेक्ट आंसर इज लर्निंग डिसेबल्ड। A scoring guide used to evaluate the quality of a student is called, correct answer is rubrics. The most complex skill in cognitive domain of Bloom taxonomy is creating and evaluating. जैसा कि आप लोग इस चार्ट या टेबल में देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में सबसे जो हायर जो के स्किल्स हैं वो क्रिएटिंग और एवेल्युएटिंग आ रही हैं। सो करेक्ट आंसर इज क्रिएटिंग एंड एवेल्युएटिंग। टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट्स टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर, यानी जो शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक है वो यूजफुल किस लिए होती हैं। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन आंसर है वो है पहला है लर्निंग डिसेबल्ड, यानी ऐसे लोग जो कि लर्निंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। नंबर सेकंड इज स्लो लर्नर्स, यानी ऐसे लर्नर जो स्लोली लर्न करते हैं उनके लिए शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक हेल्पफुल होती है, ये भी करेक्ट है। सो अगला जो एमसीक्यू है, अगला जो ऑप्शन है सॉरी, वो है एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होती है। सो यहाँ पर हमारे पास तीनों आंसर करेक्ट हैं, तो हम लोग लगाएंगे ऑल द अबव आर द करेक्ट। फॉर हेल्दी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज, यानी एक जो पुरसुकून जो कि इन्वायरमेंट होता है क्लासरूम का, उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज वेंटिलेटेड क्लासरूम, ये भी ठीक है कि वेंटिलेटेड क्लासरूम होना चाहिए। नंबर सेकंड इज सफिशिएंट लाइट शुड बी इन द क्लास, यानी एक अच्छे क्लासरूम में लाइट भी अच्छी हो, ये भी करेक्ट है। नंबर थर्ड इज अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, यानी क्लास में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑल द अबव आर द करेक्ट। Plato argued that dash are fit to rule. Correct answer is only philosopher. According to Robert Sternberg, the three different type of required intelligence for creativity are. Correct answer is synthetic, analytical and practical.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेयर कॉजिंग स्टिमुली, यानी जो नीचे स्टिमुली दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टिमुली जो हैं वो आते हैं फेयर कॉजिंग में। फर्स्ट गिवन आंसर इज फेयर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में फेल होने का जो डर होता है वो भी हमारे पास एक फेयर स्टिमुली है। सेकंड वन इज फेयर ऑफ सोशल सिचुएशंस लाइक मीटिंग विद द पीपल इन हाई ऑफिस बीइंग लोनली इन द हाउस, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग जो है वो बाहर के लोगों से नहीं मिलते, उनको एक फेयर सा होता है, तो ये भी एक फेयर स्टिमुली में आ जाता है। थर्ड वन इज फेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी जो विल्ड एनिमल है उनका फेयर भी क्या फेयर स्टिमुली में आता है। जी हाँ, ये भी फेयर स्टिमुली में आता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो ये है कि ऑल ऑफ अबव आर द करेक्ट। The study of the physical, social and mental aspect of aging is called, correct answer is gerontology. The technique of classroom management where the teacher punished negative behaviors by removing an unruly student from the rest of the class is called, correct answer is time out technique. यानी डिफरेंट जो है वो हमारे पास टेक्निक होती हैं जो टीचर इस्तेमाल करता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। एक बच्चा जो है वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो उस नेगेटिव बिहेवियर को रिमूव करने के लिए टीचर जो है वो ऐसा करता है कि उस स्टूडेंट को क्लास से जो है वो रिमूव कर देता है। तो इस जो टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम आउट टेक्निक। करेक्ट आंसर इज टाइम आउट टेक्निक। The three law of connectionalism are the law of, correct answer is affect, exercise and readiness.